हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। लेकर आया हूं आज आपके लिए एक नया वीडियो जो आज आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं हमारी यूनिट नंबर जो 4 है। हमारी जो यूनिट नंबर 4 है बिजनेस फाइनेंस उसमें जो टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बजटिंग एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, जिसमें पेपर में हमारे लिए क्वेश्चन मोस्टली मिलता ही मिलता है। दिसंबर 2019 में भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आइए चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या कहता है ये चैप्टर। गाइस, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें हम 3 तरह के डिसीजंस पढ़ते हैं। 3 तरह के डिसीजंस कौन कौन से होते हैं? ये 3 तरह के डिसीजन होते हैं गाइस हमारे। सबसे पहला जो हमारा डिसीजंस होता है वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकंड होता है हमारा इन्वेस्टिंग। थर्ड होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों डिसीजन जो है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर हम कहें कि बिजनेस फाइनेंस के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो हमारा पहला डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन, वो क्या कहता है? फाइनेंसिंग डिसीजन क्या कहता है गाइस कि दिस डिसीजन जो ये हमारा ये डिसीजन है, ये डिसीजन रिलेटेड है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर से। जो हमारा पहला डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन, वो हमारा रिलेटेड है कैपिटल स्ट्रक्चर से। इस डिसीजन के अंदर हम क्या करते हैं गाइस, हम ये डिसाइड करते हैं कि हाउ मच मनी, कितना पैसा हमें ज़रूरत है और किन किन सोर्सेज से किस किस रेशो में और किस किस रेशो में पैसा इकट्ठा किया जाएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या लिखा जाता है गाइस? ये लिखा जाता है कि दिस डिसीजन इज रिलेटेड विद कैपिटल स्ट्रक्चर इन विच वी डिसाइड, जिसमें हम डिसाइड करते हैं हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड, हमें कितने पैसे की ज़रूरत है, एंड फ्रॉम विच सोर्सेज, और किन किन स्रोत से, मतलब सोर्सेज से लाइक डेट इक्विटी से पैसा इकट्ठा किया जाएगा और किस किस रेशो में किया जाएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि किस किस रेशो में, किस किस अनुपात में, किस किस सोर्सेज से कितना कितना पैसा इकट्ठा किया जाएगा। ये हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। हमारा जो सेकंड डिसीजन होता है गाइस वो होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। हमारा जो सेकंड डिसीजन होता है वो होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब ये डिसीजन क्या है गाइस? जो हमारा फर्स्ट डिसीजन था फाइनेंसिंग डिसीजन, उसमें हमने क्या कर लिया कि हमें पता लगा लिया कि कितने पैसे की ज़रूरत है और किन किन सोर्सेज से हमें पैसा इकट्ठा करना है। जो हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन है, दिस डिसीजन ऑफ बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, ये किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स किस में? असेट्स में इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड है जो हमारा, उससे रिलेटेड कौन सा डिसीजन है? इन्वेस्टिंग डिसीजन है। फिर हमें आगे क्या कहते हैं कि इफ़ वी इन्वेस्ट द फंड्स इन फिक्स असेट्स, अगर हमने जो पैसा इकट्ठा किया है उसमें से हम पैसा अगर फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा डिसीजन कहलाता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। या फिर हम पैसा किस में इन्वेस्ट करते हैं? करंट असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। हम पैसा 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक फिक्स असेट्स के अंदर, एक करंट असेट्स के अंदर। यदि हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं फिक्स असेट्स के अंदर तो वो हमारा डिसीजन कहलाता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहलाता है। यदि हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं करंट असेट्स के अंदर तो वो हमारा डिसीजन कहलाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। थर्ड हमारा डिसीजन है गाइज, जो थर्ड हमारा डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। इसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि देखिए गाइज, पहला जो हमारा डिसीजन था वो था हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकंड था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमने ये डिसाइड किया कि कहाँ से किस किस रेशो में किन किन सोर्सेज से कितना कितना पैसा इकट्ठा किया जाएगा। फिर सेकंड डिसीजन में जो इन्वेस्टिंग डिसीजन था उसमें हमने पैसे को इन्वेस्ट किया। अब पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद हम कुछ ना कुछ अर्न करेंगे, मतलब कमाएंगे। तो डिविडेंड डिसीजन के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि जो हमने पैसा कमाया है उसका कितना हिस्सा, उस प्रॉफिट का कितना शेयर
एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और कितना शेयर फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ को देखते हुए हमें रिटेन करना है या फिर बिजनेस में बचा कर रखना है। इन दिस डिसीजन, इस डिसीजन में वी डिसाइड हाउ मच पार्ट ऑफ प्रॉफिट should be distributed to the shareholder as a dividend and how much part of the profit we should retain for future opportunities। इस डिसीजन के अंदर गाइज ये बताता है कि हमारा जो प्रॉफिट है उसका कितना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए हमें, किस रूप में, एज ए डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, और कितना पार्ट हमें इस प्रॉफिट का बचा कर रखना चाहिए, किस काम के लिए, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जो हिस्सा हम शेयर होल्डर में बांट देते हैं वो हमारा डिविडेंड कहलाता है, और जो हिस्सा हम फ्यूचर अपॉर्चुनिटी या फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए वो बचा कर रख लेते हैं उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग या फिर फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कहलाता है। गाइस हमने पढ़े 3 तरह के डिसीजंस, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। जो हमारा दूसरा डिसीजन था इन्वेस्टिंग डिसीजन, हम उसमें 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करते थे। एक तो करते थे हम करंट असेट्स के अंदर, दूसरी करते थे हम फिक्स असेट्स के अंदर। करंट के असेट्स के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट हमारी कहलाती थी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, और फिक्स असेट्स के अंदर की गई हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती थी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो हमारा जो ये डिसीजन है, जो गाइस जो हमारा जो कैपिटल बस्टिंग है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजन से जुड़ा हुआ है। जो हमारा कैपिटल बस्टिंग टॉपिक है ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है? इन्वेस्टिंग डिसीजन से जुड़ा हुआ है। कैपिटल बस्टिंग कहता क्या है? कैपिटल बस्टिंग इज यूज्ड टू इवेलुएट दोज एक्सपेंडिचर डिसीजंस द बेनिफिट ऑफ विच एक्रू फॉर मोर देन 1 ईयर्स। कैपिटल बस्टिंग क्या कहते हैं कि ये उन एक्सपेंडिचर डिसीजंस को इवेलुएट करता है जिनका बेनिफिट जो है हमें 1 से अधिक वर्षों तक प्राप्त होता है। तो कैपिटल बस्टिंग क्या कहता है कि ये उन डिसीजंस को क्या करता है गाइज, इवेलुएट करता है या मूल्यांकन करता है जिनका बेनिफिट हमें क्या होता है 1 से अधिक वर्षों तक प्राप्त होता है। और कैपिटल बस्टिंग जो हमारा है किससे जुड़ा हुआ है? इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर जुड़ा हुआ है। अगर हम हमारा पैसा किस में इन्वेस्ट करते हैं? फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा कौन सा डिसीजन कहलाता है? वो कहलाता है हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहलाता है। गाइज जो हमारे पेपर में है मोस्टली इसकी जो टेक्निक्स हैं वो पूछी जाती हैं। टेक्निक्स जो है हमारी कैपिटल बस्टिंग की वो 2 टाइप की हैं। पहली है ट्रेडिशनल टेक्निक्स, सेकंड है हमारी मॉडर्न टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक कौन सी है? ट्रेडिशनल टेक्निक को कह सकते हैं हम पुरानी टेक्निक्स जिसे कह सकते हैं। उसमें सबसे पहले आती है गाइज पे बैक मेथड। पे बैक मेथड का मतलब क्या होता है? पे बैक इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट टू बी रिकवर्ड। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो गाइज हम पे बैक पीरियड वो पीरियड होता है कि कितने टाइम में हम हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को प्राप्त कर लेते हैं, कितने वर्षों में हम हमारी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसको कवर अप कर लेते हैं। पे बैक पीरियड का मतलब या पे बैक मेथड का मतलब ये होता है। इसके अंदर जो गाइज कैश फ्लो है वो यूज़ किया जाता है आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इसमें क्या किया जाता है गाइज? पहले डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाता है, फिर वापस डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाता है। इसलिए जो कैश फ्लो लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये लाइन जो है गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि पे बैक के अंदर कौन सा कैश फ्लो यूज़ किया जाता है, तो हम कहेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इसका जो फॉर्मूला है गाइज, इसका फॉर्मूला है कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बट एनुअल कैश इनफ्लोज। एनुअल कैश इनफ्लोज का मतलब है कि कितनी हमें रिटर्न आ रही है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया था और सालाना रिटर्न कितनी आ रही है। ठीक है, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को जब हम सालाना या फिर एनुअल रिटर्न से या एनुअल इनफ्लो से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे नंबर ऑफ़ ईयर आ जाएंगे, कितने वर्षों में वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो जाती है। पे बैक पीरियड वो पीरियड होता है गाइज कितने वर्षों में हम हमारी और जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसको प्राप्त कर जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बाय में एनुअल कैश इनफ्लो। जब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को एनुअल कैश इनफ्लो से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे ईयर्स आ जाते हैं कि जितने ईयर्स में हमारी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है कवर अप हो जाती है। नेक्स्ट मेथड है गाइज ट्रेडिशनल टेक्निक में। ट्रेडिशनल टेक्निक का हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का तो गाइज दूसरा नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी इसको कहा जाता है। ये मेथड यूज़ करता है प्रॉफिट
इंस्टीड ऑफ कैश इनफ्लो। उसमें जो हमारा पे बैक मेथड था, पे बैक जो हमारा पीरियड था, पे बैक वाला जो मेथड था, उसमें क्या करते थे गाइज, हम कैश फ्लो को यूज़ करते थे, जबकि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हम क्या करते हैं, कैश फ्लो की जगह कैश को यूज़ करते हैं, प्रॉफिट को यूज़ किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गाइज एवरेज एनुअल प्रॉफिट। इसका जो फॉर्मूला होता है गाइज वो होता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा में एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा में एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है गाइज, वो निकलता है टोटल प्रॉफिट, टोटल जो प्रॉफिट कर लेना सभी ईयर्स का आफ्टर टैक्स वाला, उसको नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, वो निकलती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस में सालवेज वैल्यू, जो अंतिम वैल्यू हमारी बचती है, बाय में 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब एवरेज एनुअल प्रॉफिट को इस एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकल के आएगी। तो गाइज इस बिहाफ पे हम डिसीजन कैसे लेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे, वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा जिसमें हायर या फिर हाईएस्ट ARR निकल के आएगी। अगर हम दो प्रोजेक्ट की तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस प्रोजेक्ट की ARR या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हाईएस्ट ARR विल बी प्रेफर्ड। ये थे गाइस हमारे दो मेथड ट्रेडिशनल टेक्निक के, पे बैक पीरियड और दूसरा था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों मेथड की गाइस एक सबसे बड़ी कमी थी कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखते थे। सेकंड हमारी जो टेक्निक है गाइस वो है मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक का पहला जो मेथड है वो हमारा है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ट्रेडिशनल टेक्निक में जो कमी थी कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता था, ये सबसे बड़ी कमी थी उसकी। और जो मॉडर्न टेक्निक है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है। पहला मेथड है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है नेट एडिशन टू द वेल्थ ऑफ ए शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की वेल्थ में नेट एडिशन करना, एक प्रॉपर एडिशन करना कि कितना प्लस हुआ है ये बताना। मतलब NPV जो है हमारा एक एब्सोल्यूट मेज़र है। एब्सोल्यूट मेज़र का मतलब होता है कि जैसे 7 से 10 हो जाना, 7 से 10 होने का मतलब है कि कितना एडिशन हुआ, 3 का एडिशन हुआ। तो ये जो 3 जो है एक एब्सोल्यूट मेज़र है। तो NPV टेक्निक क्या है हमारी, एब्सोल्यूट मेज़र है, एक परफेक्ट बताती है कि कितना एडिशन हुआ है। इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला गाइस ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है किसकी, इनफ्लो की, उसमें से लेस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को, तो हमारा क्या निकल के आएगा, NPV निकल के आएगा। तो उस भी यहाँ पे डिसीजन कैसे लेंगे, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा जिसका NPV पॉजिटिव और हाईएस्ट होगा, उस प्रोजेक्ट को क्या कर लिया जाएगा गाइज, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये थी हमारी मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक की सबसे पहली टेक्निक हमने पढ़ी NPV। NPV क्या होती है, नेट एडिशन टू द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। ये एक तरह का हमारा एब्सोल्यूट मेजर है। इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इस बिहाफ पे हम डिसीजन कैसे लेंगे, जो NPV निकल के आएगी, जिस प्रोजेक्ट की NPV हाईएस्ट होगी और पॉजिटिव होगी उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारी टेक्निक है गाइज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये हमारी सेकंड टेक्निक है, इसको PI भी बोला जाता है। PI का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशो, वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशो। ये इनके नाम हैं गाइज, याद रखने वाले हैं, पेपर के अंदर समटाइम पूछ लेता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का और नाम क्या है, तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशो या फिर वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशो। ये हमारा रिलेटिव मेजर है। NPV हमारा एब्सोल्यूट मेजर था और ये हमारा रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर का मतलब है कि जो इसका रिजल्ट होगा वो किस में आएगा, रेशो में या फिर परसेंटेज में आएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बाय में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। जो हमारा NPV था उसका फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो हमारा फॉर्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बाय में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब PI के भी यहाँ पे हम डिसीजन कैसे लेंगे, इसके भी यहाँ पे डिसीजन गाइज ऐसे लिया जाएगा कि अगर हमारी PI इफ़ PI इज़ ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 है तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।
इस टाइम हमारी एनपीवीपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकेंडली अगर पीआई हमारी ग्रेड लेस देन 1 है तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी एनपीवी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसके दो नाम हैं गाइस, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशो या फिर वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशो। ये हमारा रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर का मतलब इसका रिजल्ट रेशो में या फिर परसेंटेज में आएगा। इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो पाई में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। जो पीआई निकल के आएगा अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारी एनपीवी भी पॉजिटिव रहेगी। अगर पीआई लेस देन 1 रहता है तो वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारी एनपीवी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। हमारा जो गाइस थर्ड मेथड है वो है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इस मेथड को हम क्या कहते हैं, आईआरआर भी कहा जाता है। आईआरआर क्या होता है गाइस, आईआरआर कैन बी डिफाइंड एज द रेट which equates the present value of cash inflow with the present value of cash outflows where NPV is 0. IRR is also called time adjusted rate of return, marginal efficiency of capital, marginal productivity of capital and yield on investment. IRR मेथड क्या कहता है गाइस, IRR मेथड वो मेथड होता है जो बराबर कर देता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो को। इनफ्लो और आउटफ्लो को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। जहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होंगे वहाँ पे हमारी एनपीवीपी क्या होगी, 0 होगी। आईआरआर कैन बी डिफाइंड एज द रेट, वो रेट जो विच इक्वेट्स बराबर कर देती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो जहाँ पे बराबर हो जाते हैं, जिस रेट पर वो बराबर होते हैं उसको हम कहते हैं आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होंगे वहाँ पे हमारी एनपीवी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। एनपीवी क्या होगी गाइस, हमारी 0 के बराबर होगी। आईआरआर की कुछ और नाम भी हैं, वो है टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आईआरआर के बिहाफ पे डिसीजन कैसे लेंगे, अगर हमारा आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न, के मतलब कॉस्ट, उससे ज़्यादा है तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, अगर आर इज़ लेस देन के देन रिजेक्ट द प्रपोजल। ये था हमारा गाइस तीसरा मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट होती है जहाँ पर हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो पे। जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हमारी बराबर होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो की, वहाँ पे हमारी एनपीवी भी 0 होगी। तो आईआरआर के कुछ नाम भी हैं गाइस, और वो दूसरा नाम है हमारा टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी आईआरआर को जाना जाता है। तो आईआरआर के बिहाफ पे हम डिसीजन कैसे लेंगे, आईआरआर के बिहाफ पे डिसीजन इस प्रकार लेंगे गाइज, अगर हमारा आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ज़्यादा है के से, के मतलब कॉस्ट से, ठीक है, तब हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये लेस देन है, छोटा है, मतलब आर इज़ लेस देन के है, तो हम प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये था हमारा गाइज कैपिटल बस्टिंग चैप्टर, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अच्छे कमेंट्स भी करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हम अवश्य कमेंट करें। और जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइज़।